आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल ने लेबनान के खिलाफ हालिया जंग में क्लस्टर बमों का किया इस्तेमाल। द गार्जियन की रिपोर्ट में खुलासा। गजा पर फिर इसराइली हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। वेस्ट बैंक में कई फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा पर मुसलसल इसराइली हमलों के खिलाफ कतर ने किया खबरदार। कहा ऐसा ही चलता रहा तो खतरे में पड़ सकती है जंग बंदी। यूक्रेन में जंग के बीच सामने आया $100 मिलियन का स्कैंडल। सदर ज़ेलेंस्की की बड़ी मुश्किलें। अमेरिका में गरमाई सियासत। जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर लाए जाएंगे। ट्रंप ने कानून किया पास। और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे ज़ोहरान ममदानी। व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। 2 सियासी दुश्मनों में क्या होगी बात, पूरी दुनिया की नजर इसी नजारे पर टिकी। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का आज का ये सिलसिला। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक बड़ा धमाका किया है, जिसने बताया है कि इसराइल ने लेबनान पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की जानिब से जारी नई तस्वीरों ने इसराइल की एक और खुफिया करतूत बेनकाब कर डाली है। तस्वीरों और वेपन्स एक्सपर्ट की जांच से यह साफ हुआ है कि लेबनान के खिलाफ हालिया जंग में इसराइल ने प्रोहिबिटेड यानी कि जिन पर पाबंदी लगी होती है वो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं। यानी वो हथियार जिन पर आलमी कानून सख्त पाबंदी लगाते हैं, इसराइल खुलेआम धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है इंसानों को मारने के लिए। और सबसे बड़े झटके की बात यह है कि 2 दशक के बाद, 2 दहाइयों के बाद पहली दफा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का ठोस सबूत हाथ आया है। तो क्या इसराइल को सजा मिलेगी? इन बमों के टुकड़े साउथ लेबनान में लतानी दरिया के नीचे 3 वादियों में मिले, जिनके नाम हैं वादी जबकीन, वादी बरगोज और वादी देर सिरियान। इन तीनों इलाकों से 3 मुख्तलिफ किस्म के इसराइली क्लस्टर बमों के टुकड़े मिले हैं। और माहिरीन के मुताबिक यही सबूत पहली बार ये तस्दीक करते हैं कि साल 2006 की जंग के बाद इसराइल ने एक बार फिर वही हराम हथियार इस्तेमाल किए हैं जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है। ये आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है दोस्तों। और इसराइल फिर से एक बार बेनकाब हुआ है। डरता है वो, इसीलिए वो बम इस्तेमाल करता है जिस पर दुनिया में पाबंदी है। आम हथियारों से जंग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उसको कोई सजा मिलना सिर्फ ख्यालों की बात है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सस्ता खून फलस्तीनियों का है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का हमला जारी है। गजा के खान यूनिस इलाके में आज इसराइली हमलों ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दूसरी जानिब वेस्ट बैंक के कलकिलिया और तुलकार्म में इसराइली फौज ने छापेमार कार्रवाई की और कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कलकिलिया में सुबह के वक्त घरों पर छापे मारे गए और इस दौरान 4 अफराद उठा लिए गए, जबकि तुलकर्म में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। वहीं वर्ल्ड चाइल्ड्स डे का मौका है, तो इस मौके पर हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनी बच्चों के बेसिक राइट्स, उनके बुनियादी हुकूक को बुरी तरह से कुचला गया है और अब भी ये जारी है काम। हमास ने इंटरनेशनल बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइली लीडरशिप को बच्चों के खिलाफ संगीन जुर्म पर आलमी अदालतों में कसूरवार ठहराया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। जंगबंदी के बावजूद गजा पर हो रहे मुसलसल इसराइली हमलों पर कतर ने सख्त रिएक्शन दिया है। कतर ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे और ये सब कुछ चलता रहा तो इसराइल और हमास के दरमियान नाजुक जंगबंदी खतरे में पड़ सकती है। कतर ने गजा पर इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों को ख़तरनाक प्रोवोकेशन, ख़तरनाक उकसावा करार दिया है। वहीं इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि खान यूनिस के इलाके में उसने ये फ़ज़ाई हमले उस वक्त किए जब फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज पर फायरिंग की। ये उन हमलों की बात हो रही जो कल किए गए रात, और 28 फ़लस्तीनी इसमें शहीद हुए। याद रहे दोस्तों कि कतर ने इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी में सबसे अहम रोल अदा किया है और इसीलिए कतर सीज़ फायर ख़त्म होने का अंदेशा जता रहा है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले और इंसानी हक की आवाज़ उठाने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के 3 रिफ्यूजी कैंप से हज़ारों फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकाला है, जो सरासर वॉर क्राइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि साल 2025 के शुरू में इसराइली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के 3 रिफ्यूजी कैंप्स जैनिन, तुलकार्म और नूर शम्स से 32,000 के करीब फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग इसराइल के ऑपरेशन आयरन वॉल के दौरान
जनवरी और फरवरी में घरों से निकाले गए थे और 10 महीने गुजर जाने के बावजूद किसी भी फैमिली को, किसी भी खानदान को वापस जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये 10 महीने से इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों घरों को इस्राएली फौज ने तबाह कर डाला, सो अलग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ऐलान किया है कि गजा में जंगबंदी का फ़ायदा उठाते हुए वो 40,000 से ज़्यादा बच्चों को जानलेवा बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाने की मुहिम तेज़ कर रहा है, ताकि तबाह हाल इलाके में बच्चों को बड़े ह्यूमन क्राइसिस से बचाया जा सके। 9 नवंबर से शुरू किए गए पहले फेज में सिर्फ 8 दिन के अंदर 3 साल से कम उम्र के 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों के बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुहिम के दूसरे और तीसरे फेज में यूनिसेफ, UNRWA और गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर दिसंबर और जनवरी में ये कैंपेन चलाएगा। ऐसी हालत भी क्या अजीब हालत होती है जब मालूम हो कि मुसीबत सामने है मगर बचने का कोई रास्ता ना हो। कुछ ऐसा ही हाल फ़लस्तीनियों का है। गजा के साहिल पर खेमों में रहने वालों को मालूम था कि तूफान आ रहा है, मगर उनके पास बचने का कोई रास्ता न था। गुज़िश्ता हफ्ते आंधी और मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ खेमे गिरा दिए बल्कि लाखों बेघर फ़लस्तीनियों के लिए आने वाली सर्दियों की भयानक तस्वीर भी पेश कर दी। एक शख्स का एग्जाम्पल लिए लेते हैं, अखबार में इनकी कहानी दर्ज है। 62 साल की सिबा अल-ब्रीम अपनी बेटी और पोते पोतियों के साथ तिरपाल और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों से बने खेमे में बैठी थीं कि अचानक बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं और तेज़ बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान के बाद फटी हुई चादरें, कीचड़ में डूबी बस्तियां, बेलिबास बच्चे और सर्दी से कांपते लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गजा के लाखों लोग जंग के बाद भी एक नई, खामोश मगर ख़तरनाक तबाही से लड़े जा रहे हैं। ईरान ने साउथ लेबनान के करीब रेफ्यूजी कैंप पर इस्राएली हमले की सख्त मजम्मत की है और उसे UN और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान ने आलमी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन हैं इस्माइल बागई। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल मुसलसल एग्रेशन जारी रखे हुए है और उसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है, जो अमन कायम करने का दिखावा करता है, ठेकेदार बनता है। उनके मुताबिक अमेरिका की खामोशी से इसराइल की हिम्मत लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन में जंग के बीच सामने आए $100 मिलियन के करप्शन स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और इसी स्कैंडल ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हुकूमत को हिला दिया है। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद ज़ेलेंस्की पर सियासी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मुल्क के एंटी करप्शन वॉच डॉग्स ने खुलासा किया है कि एनर्जी सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स में मुबैना तौर पर $100 मिलियन की रिश्वत ली गई है। इस खुलासे के बाद ज़ेलेंस्की ने 2 आला अफसरान को सस्पेंड कर दिया और कुछ करीबी लोगों पर पाबंदियां भी लगा दी, लेकिन आवाम में गुस्सा अभी भी बरकरार है। यूक्रेन रूसी हमलों की वजह से बार बार बिजली की कटौती का सामना कर रहा है, इसलिए एनर्जी सेक्टर में करप्शन ने आवाम को बहुत नाराज़ कर दिया है। अपोजिशन और ज़ेलेंस्की की पार्टी के ही कुछ मेंबर्स ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने ताकतवर चीफ ऑफ स्टाफ अंद्री यरमाक को भी हटा दें ताकि आवाम का भरोसा बना रहे। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन से मुतालिक किसी भी पीस प्लान की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब इसमें यूक्रेन और यूरोपीय मुल्कों की राय शामिल हो। ब्रसेल्स में यूरोपीय फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास से पहले गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कालास ने कहा कि किसी भी अमन मंसूबे के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेनी और यूरोपीय इस पर राज़ी हों। उन्होंने कहा कि इस जंग में एक फरीक जालिम है और दूसरी विक्टिम। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स और डिप्लोमेसी सोर्सेज के मुताबिक वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान, अमेरिका और रूस के दरमियान एक खुफिया अमन मंसूबे पर बात हो रही है, जिसके तहत यूक्रेन को अपनी सरजमीन का कुछ हिस्सा रूस के हवाले करना पड़ेगा और यूक्रेन की फ़ौज को आधे से भी कम कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दाव समझ लीजिए, एप्स्टीन फाइलें पब्लिक करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आग लग चुकी है, अब देखना है कि कौन फंसेगा, कौन जलेगा, कौन बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कानून मंजूर कर दिया है जिसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट को जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी खुफिया फाइलें बाहर लानी ही होंगी, यानी वो रिकॉर्ड जिसकी मांग ट्रंप के मुखालिफ भी कर रहे थे।
और उन्हीं के हिमायती भी बरसों से चिल्ला रहे थे। याद रहे कि जेफरी एप्स्टीन का ट्रंप समेत कई फेमस शख्सियात से मेलजोल था, लेकिन 2008 में उस पर एक कम उम्र लड़की से सेक्सुअल रिलेशन की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा और उसे सज़ा सुना दी गई। ये स्कैंडल महीनों से ट्रंप के लिए सियासी सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन अब ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर इसे अपनी जीत बता डाला है। ट्रंप का दावा अलग है और ट्रंप कहते हैं कि बहुत जल्द डेमोक्रेट्स और एप्स्टीन के असल ताल्लुकात सामने आ जाएंगे। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट्स वो पार्टी जिससे जो बाइडेन सदर हुआ करते थे। तो उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स और एप्स्टीन के रिश्ते हैं और इसको सामने लाना ही है और बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। यानी इशारा साफ है कि तुम लोग मुझे फंसाने आए थे, अब आग तुम्हारी तरफ लौटेगी। ट्रंप ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि डेमोक्रेट्स एप्स्टीन स्कैंडल को उनकी कामयाबियों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो एप्स्टीन को डेमोक्रेट्स का साथी बताते हैं। दुनिया वो नज़ारा देखेगी जब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ माने जाते हैं और अब अचानक व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात होने वाली है, जो अमेरिकी सियासत में एक हैरान कुन मोड़ करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी जुमे को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का दौरा करेंगे। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ममदानी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और अमेरिका का सदर इतना फ्री है कि ज़ोहरान ममदानी ने एक बार कहा तो न्यूयॉर्क के मेयर को उन्होंने मिलने का वक्त दे दिया। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबर से अहम मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई सूरत हाल और सऊदी अरब अमेरिका कॉपरेशन पर तफसीली बातचीत हुई। अमेरिकी हुक्काम ने सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक अपनी इस अहम पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। क्राउन प्रिंस का ये अमरीकी दौरा कई सेक्टर्स में ताल्लुकात को बेहतर करने के मकसद से किया गया है। ख़ासतौर पर डिफेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर्स में अहम डेवलपमेंट पर बातचीत की गई है। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इस हफ्ते होने वाले G20 समिट के मौके पर किसी भी प्रोटेस्ट पर काबू पाने के लिए साउथ अफ्रीकन पुलिस और फौज दोनों को मैदान में उतार दिया गया है, क्योंकि मुल्क भर में मुख्तलिफ ग्रुप्स बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए 3500 यानी 3500 एडिशनल पुलिस एहलकार तैनात किए हैं और फौज को भी स्टैंड बाय रखा गया है। हुक्काम के मुताबिक जोहानिसबर्ग और दूसरे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट की पॉसिबिलिटी है। पुलिस ने ये वाज़ेह किया है कि सिर्फ कानून के दायरे में एहतजाज का हक हासिल होगा। दरअसल कई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट करके साउथ अफ्रीका के मसाइल दुनिया के सामने लाना चाहती हैं, जिनमें गरीबी, बेरोजगारी और तासुब सबसे अहम मुद्दे हैं। फिलहाल ये थी कुछ अहम खबरें जो आपके सामने ईमानदारी से, साफ गोई से, फैक्ट के साथ रख दी हैं। खबरें तो बहुत हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमें चुननी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।